Hello, dear students. Good morning to all of you, and myself Umar Ahad, and welcome to the Franklin Biology classes. और बेटा हमने लास्ट क्लास में जो है वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और जिन बच्चों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बेटा अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज चैनल पे जाइए और वहाँ पे सारे वीडियोस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पढ़े हैं, एनिमल रिप्रोडक्शन के पढ़े हैं बेटा, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम आए बेटा एक नए चैप्टर से शुरू करने वाले हैं, हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जाम बिकॉज कॉमन क्वेश्चंस बेटा यहाँ से मोस्टली पूछे जाते हैं। और चैप्टर का नाम है बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ बेटा। इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे जो हमारी डे टू डे लाइफ में डिजीज होती है या आपने कभी सुनी होगी आसपास में बेटा, वो डिजीज के नाम सुने होंगे। तो आज हम बेटा उन्हीं डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ किस चीज को बोला जाता है। एंड इन कमिंग क्लासेस में हम बाद में बेटा ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से माइक्रोब्स किस किस प्रकार के डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग विद द टुडेज चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं बेटा कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है बेटा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और या पुराने जो एनिशिएंट लोग थे बेटा या जो हमसे पहले लोग थे बेटा वो डिजीज को कैसे ट्रीट करते थे या उनको डिजीज के बारे में क्या नॉलेज थी। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। जब आप हिस्ट्री में जाएंगे बेटा, अब आप प्रीवियस पास्ट में चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले जैसे हमें आजकल पता है बेटा कोई भी डिजीज अगर होती है बॉडी में तो इट इज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ माइक्रोब या कुछ फिजिकल इफेक्ट्स की वजह से या कुछ फिजिकल फोर्सेस की वजह से हमारी बॉडी में बेटा अलग अलग प्रकार की डिजीज होती है, ठीक है ना। लेकिन जो हमसे पहले लोग थे, जो पुराने लोग थे बेटा, दे बिलीव्ड दैट कि डिजीज जो है ये बिकॉज उनको माइक्रोब्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो उनका बिलीव ये था बेटा कि डिजीज जो होता है, डिजीज होता है बिकॉज ऑफ द इविल स्पिरिट्स, आई कैन से, या बिकॉज ऑफ द गोस्ट्स हम बता सकते हैं, या बिकॉज ऑफ द डेविल हम ये भी बता सकते हैं, या कभी कभी अगर गॉड गुस्सा हो जाता है, मतलब भगवान या अल्लाह या जो भी आप बोल सकते हैं वो गुस्सा हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, उसकी वजह से डिजीज होती है। मतलब पुराने लोगों का बेटा ये मानना था डिजीज किसी माइक्रोब की वजह से नहीं होती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती है, ये होती है बिकॉज ऑफ द इविल स्पिरिट्स और बिकॉज ऑफ द गॉड्स और बिकॉज ऑफ द डेविल, ठीक है ना। तो ये पुराने लोगों का मानना था, ये उनका बिलीफ था। तो ये हमने ऑलरेडी आगे देखेंगे। और अब इस बिलीफ के लिए बेटा कि जो पुराने लोगों का बिलीफ था डिजीज गॉड की वजह से होती है, एविल स्पिरिट की वजह से होता है, तो वो उसी अकॉर्डिंग उसको क्या करते थे, क्योर भी करते थे बेटा। मान लो लोगों का बिलीव था बेटा डैश गॉड की वजह से ये डिजीज हुई तो वो उसको पूजना शुरू करते थे, उसको मतलब वर्शिप करना शुरू करते थे, उसके लिए सेक्रीफाइसेस करते थे, ह्यूमंस की सेक्रीफाइसेस देते थे, एनिमल्स की सेक्रीफाइसेस देते थे, ब्लड की सेक्रीफाइस देते थे, डैश एंड डैश, ठीक है ना। मान लीजिए लोगों को पता था कि ये बीमारी किसी एविल स्पिरिट की वजह से होती है, तो वो फिर तांत्रिक को या बाबा को या जो भी है बेटा या रिलीजियस पर्सन को बुलाते थे ताकि वो डिजीज उस जगह से दूर हो जाए। तो डैश एंड डैश। तो शुरुआत जो डिजीज की हुई है बेटा वो बहुत पहले हुई है, लोगों को बहुत पहले से ही डिजीज के बारे में पता था, बट कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज क्लियर नहीं था बेटा बिकॉज उनके अलग अलग बिलीव्स थे डिजीज के रिलेशन में। लेकिन किसी को ये नहीं पता था डिजीज बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स होती है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बेटा उसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे देखेंगे, जाएंगे, कुछ डायग्राम्स देखेंगे, कुछ फोटोग्राफ्स देखेंगे, और हम देखेंगे बेटा कि जो डॉक्टर लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, या इंशाल्लाह जब आप डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर्स की गाड़ी पे या क्लिनिक में वो सिंबल लगा रहता है बेटा, जो डॉक्टर्स का सिंबल है, वो सिंबल कहाँ से आया है, उस सिंबल का मतलब क्या है बेटा, उसमें वो स्नेक का मतलब क्या है, तो वो भी हम बेटा इस चैप्टर में देखने वाले हैं आफ्टर फ्यू मिनट्स। ओके, सो लेट अस डाइव इन द चैप्टर एंड सी व्हाट आर द हिस्टोरिकल थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम्स, और जो इंपॉर्टेंट भी है बेटा। क्लियर है? चले, सो कमिंग टू द इंट्रोडक्शन। तो जैसे मैंने आपको अभी बोला कि डिजीज का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ही लोगों को पता था बेटा, लोगों को बहुत पहले से शुरुआत से पता था डिजीज होती है, लेकिन एक्चुअल में डिजीज का रीजन क्या था बेटा वो क्लियरली किसी को अभी तक पता नहीं था। क्लियर है ना? तो चलिए, थ्रू आउट द हिस्ट्री द आंसर हैज बीन सॉट एंड प्रोवाइडेड थ्रू अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल, स्पिरिचुअल एंड मोरल मीनिंग्स बेटा। मतलब लोगों को डिजीज के बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन कुछ लोग नेचुरल चीजों पे बिलीव करते थे बिकॉज नेचर डिजीज होती है, कुछ स्पिरिट्स पे बिलीव करते थे बिकॉज स्पिरिट्स की वजह से, बोथ गुड एंड बैड स्पिरिट्स की वजह से डिजीज होती है, ठीक है। या कुछ के अलग अपने मॉरल कॉन्सेप्ट से बेटा रिगार्डिंग द डिजीज। क्लियर? यूजिंग स्पिरिट्स टू क्योर डिजीज, कुछ लोग बेटा अलग अलग स्पिरिट्स को प्रे करते थे, जैसे गॉड्स को प्रे करते थे डिजीज को क्योर करने के लिए बेटा। In many ancient societies, for example in Greek societies commonly,
द स्पिरिट्स एंड गॉड्स वर बिलीव्ड टू मेक देयर प्रेजेंस नोन थ्रू डिजीज बेटा। तो इन लोगों का मानना ये था कि जो गॉड्स होते हैं, जो स्पिरिट्स होते हैं बेटा, वो अपने आप को बेटा शो करते हैं किसी पर्सन में या किसी पर्टिकुलर इलाके में थ्रू फॉर्म ऑफ डिजीज बेटा। ठीक है, तो मतलब डिजीज जो होती है बेटा वो गॉड की प्रेजेंस को शो करता है या स्पिरिट्स की प्रेजेंस को शो करता है। ये माइक्रो वाइक्रो पे बिलीव नहीं करते थे। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्ड अटेम्प्ट्स टू सेटिस्फाई देम विद, अब इनको पता था बेटा डिजीज गॉड की वजह से होती है, सेपरेट की वजह से होती है, तो इसी अकॉर्डिंग बेटा ट्रीटमेंट भी करते थे। जैसे ट्रीटमेंट इन्वॉल्व टू सेटिस्फाई देम, सेटिस्फाई मतलब ये ऐसा ट्रीटमेंट करते थे बेटा जिसकी वजह से सेपरेट सेटिस्फाई हो जाए, जिसकी वजह से गॉड सेटिस्फाई हो जाए बेटा। ठीक है, जैसे मान लो डैश गॉड की, जैसे कुछ, जैसे यहाँ पे कुछ गॉड्स दिए, जैसे मेसोपोटामिया में कुछ गॉड्स थे बेटा, जैसे सागा मेसोपोटामियन गॉड था, निगल मेसोपोटामियन गॉड था, बाल मेसोपोटामियन गॉड था, नरगल मेसोपोटामियन गॉड था, डेगोन मेसोपोटामियन गॉड था। तो ये क्या करते पड़े, जैसे ही जो जिस टाइप की डिजीज हुई बेटा, जैसे मान लो सागा की वजह से कोई डिजीज हुई है, डेगोन की वजह से कोई डिजीज हुई है, तो ये उस पर्टिकुलर गॉड को क्या करते थे बेटे, सेक्रीफाइसेस प्रोवाइड करते थे इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, या मेनी अदर टाइप ऑफ सेक्रीफाइसेस या रिचुअल्स की जाती थी, ताकि वो गॉड बेटा उस सेक्रीफाइस की वजह से खुश हो जाए और वो डिजीज क्या हो जाए बेटा, खत्म हो जाए। ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट आज के टाइम पे नहीं था बेटा, ट्रीटमेंट कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट था, और वो ट्रीटमेंट किस लिए था, ओनली टू सेटिस्फाई देम। सेटिस्फाई देम मतलब सेटिस्फाई द स्पिरिट्स और सेटिस्फाई द गॉड्स। और वो ट्रीटमेंट कैसा होता था, ये रिचुअल चैंटिंग और सेक्रीफाइस करते थे बेटा, मतलब कुछ जो आजकल भी देखा जाता है बेटा, हमारे इंडिया के अंदर भी देखा जाता है, वो फूक फूक मारते हैं बेटा, झाड़ू वाड़ू मारते हैं, फूक फूक मारते हैं, तो ऐसे चैंटिंग करते थे या कुछ सेक्रीफाइसेस भी देते थे बेटा। though this was often combined with diarrheous treatment of the sick person। तो अब इसके साथ साथ बेटा, ये रिचुअल्स के साथ साथ जो पर्सन बीमार होता था उसको भी क्या किया जाता, उसको भी बहुत अलग अलग प्रकार से क्या किया जाता था बेटा, अजाब पहुंचाया जाता था, मतलब उसकी बॉडी को बेटा अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, उसके आसपास के लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, जस्ट टू मेक द गॉड्स हैप्पी और सेटिस्फाई द स्पिरिट्स। उस बीमार इंसान को बेटा उसको प्यार से ट्रीट नहीं किया जाता था, उसको बहुत ज्यादा क्या किया जाता था बेटा, उसको बहुत ज्यादा हार्म किया जाता था, जस्ट टू मेक द गॉड्स हैप्पी। ठीक है ना। इन इजिप्ट एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, अगर हम इजिप्ट की तरफ जाएंगे बेटा, तो अगर आप उनमें देखेंगे इजिप्टियंस क्या करते थे बेटा, तो वो जो बीमार लोग इजिप्ट में होते थे वो उनको प्रोवाइड करते थे, प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते थे। ठीक है, और उस प्रिस्क्रिप्शन में मोस्टली बेटा हर्बल मेडिसिन होती थी, या एडवाइस दिया जाता था डाइट एंड रेस्ट के लिए बेटा। तो मतलब गॉड्स, इजिप्टियंस भी गॉड्स को प्रे करते थे फॉर द सिक पर्सन, बट बिसाइड्स दिस बेटा उन्होंने देखा कि हर्बल्स जो होते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स जो होती है, या डाइट एंड रेस्ट जो होता है बेटा, वो भी क्या कर सकता है, डिजीज को क्योर कर सकता है। चाइना के अंदर बेटा एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज किया जाता था, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना के अंदर एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज किया जाता है जिसको हम फैंग बोलते हैं बेटा, जिसमें कॉमनली हर्ब्स भी होती है, बाकी और मटेरियल्स भी होते हैं। तो ये फैंग जो यूज किया जाता था बेटा, ये माना जाता था कि ये क्या करता है, ये स्पिरिट्स को भगाता है। जब स्पिरिट्स भगेंगे बेटा तो ऑटोमेटिकली डिजीज भी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप कुछ फोटोग्राफ्स देख सकते हैं बेटा, जो एनिशिएंट फोटोग्राफ्स है। तो ये जो फर्स्ट फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है बेटा, ये एक गॉड है बेटा। ठीक है ना, दिस द गॉड जो क्या कॉज कराता था, कॉलरा कॉज कराता था। तो ये बहुत कॉलरा इज अ वेरी प्रिमेटिव डिजीज बेटा। तो ये देख सकते हैं कि ये गॉड जो है बेटा, ये इसके पास स्नेक्स है बेटा, यहाँ पे देख सकते हो। स्नेक्स क्या करते हैं, ये कॉलरा को क्या करते हैं बेटा, अपने माउथ से स्प्रेड करते हैं बेटा, जो लोगों को फिर बाद में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो ये पुराने लोगों का बिलीफ था बेटा, इनका मानना ये था। यहाँ पे आप देख सकते बेटा, मेसोपोटामिया जो था बेटा, मेसोपोटामिया जो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो वो बेटा स्पिरिट्स को ब्लेम करते थे डिजीज के लिए। ईच स्पिरिट और गॉड वाज हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर ओनली वन डिजीज, अलग अलग डिजीज के लिए बेटा अलग अलग गॉड्स थे जो इनका माना था। जो यहाँ पे कुछ गॉड्स लिखे भी है बेटा। स्पेसिफिक ऑफरिंग्स वर मेड पर्टिकुलर गॉड और गोस्ट व्हेन इट वाज कंसीडर्ड टू बी कॉजेटिव फैक्टर, मतलब जैसे कोई बीमारी होती थी तो जिस गॉड की बीमारी होती थी उसके लिए क्या की जाती थी बेटा, सेक्रीफाइस की जाती थी। ठीक है ना। सेम तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, एसाइरियन पेल्स गेटवेज वर फ्लैंक्ड बाय प्रोटेक्टिव विंग्ड बुल्स टू ड्राइव अवे इलनेस कैरिंग डेमंस बेटा। तो ये गेट्स पे बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्पेशल तरीके के स्टैट्यूज बने हुए बेटा। ठीक है ना। तो ये स्टैट्यूज जो माने जाते हैं, ये बुल्स जो है बेटा, ये माने जाते थे डिजीज को क्या करते बेटा, दूर भगाते हैं। ये इन लोगों का क्या था, ये इन प्रीवियस लोगों का बिलीफ था बेटा रिगार्डिंग द डिजीज एंड एज वेल एज देयर क्योर बेटा। क्लियर है ना। तो ये अपना अपना बिलीफ था, लेकिन ये हमको बेटा डिजीज स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो इसलिए बेटा इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो मतलब आपने यहाँ पे सिंपल में याद रखा, जो एनिशियंट लोग थे उनको कोई भी आइडिया नहीं था माइक्रोब्स के बारे में, उनको कोई भी आइडिया नहीं था बैक्टीरिया या रिमेनिंग अदर अदर माइक्रोब्स के बारे में। उनका बस यही एक कॉन्सेप्ट था कि बीमारी गॉड की वजह से होती है, एविल स्पिरिट्स की वजह से होती है। अगर गॉड की वजह से हो रही है तो गॉड को खुश कर लो, बीमारी दूर हो जाएगी। अगर एविल स्पिरिट की वजह से हो रही है तो एविल स्पिरिट को भगा लो, बीमारी क्या हो जाएगी बेटा, दूर हो जाएगी। अब खुश करने के लिए सेक्रीफाइसेस या कोई चैंटिंग यूज किया जाता था, या कुछ अलग जगह पे बेटा कुछ मेडिसिनल हर्ब्स या अलग अलग तरीके की चीजें भी यूज की जाती थी। क्लियर है ना? और ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजेदार है बेटा, बिकॉज इसमें बहुत सारी मजे वाली चीजें हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन शुरुआत से बेटा इसके साथ कनेक्टेड रहना, डिस्कनेक्ट बीच में नहीं होना है। चलिए, तो ये हमने देख लिया बेटा। यहाँ पे भी आप दोबारा से देख सकते हैं अगेन, ये आप देख सकते हैं बेटा, दिस इज द गॉड ऑफ कॉलरा, ठीक है ना, जो कॉलरा फैला रहा है बेटा फर्स्ट पेंटिंग में। यहाँ पे आप देख सकते सेक्रीफाइसेस देख रहे हैं, पेंटिंग सेक्रीफाइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लोग आग में कूद रहे हैं बेटा टू मेक द गॉड्स हैप्पी, जिसकी वजह से बेटा बीमारी क्या हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। और ऐसा होता था बेटा पहले पहले, तो थैंक गॉड हम पहले पैदा नहीं हुए, हम आज के वर्ल्ड में पैदा हुए हैं। तो पहले वर्ल्ड में बेटा हमसे भी ज्यादा तकलीफें थी जो लोग उठाते थे। तो ये भी अपना बिलीफ था बेटा उस टाइम के लोगों के बारे में, तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे भी आप देख सकते बेटा, ये हमारे ही इंडिया की एशिया की डायग्राम फोटोग्राफ है बेटा, थर्ड फोटोग्राफ, जहाँ पे फीमेल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था बेटा इन प्रेजेंस ऑफ गॉड्स, ठीक है ना, ताकि गॉड खुश हो जाए और बीमारी क्या हो जाए बेटा, बीमारी दूर हो जाए। एंड लास्ट में आप देख सकते हैं बेटा, जब इंसान, जो बीमार इंसान थे जो मर जाते थे बेटा, फिर उनके स्कल को ड्रिल किया जाता था, बिकॉज ये माना जाता था कि उस बीमार इंसान की बॉडी में अभी भी एवल स्पिरिट है, और अगर उसको हमने भगाया नहीं बेटा तो बीमारी दोबारा से फैल जाएगी। तो इसलिए उनको क्या किया जाता था, ड्रिल किया जाता था, स्कल्स को ड्रिल किया जाता था टू थ्रो ऑफ द इवल स्पिरिट्स फ्रॉम द बॉडी। सो ये उस टाइम का अपना बिलीव था बेटा। आज भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, पर्टिकुलरली गाँव वाँव में अगर आप जाएंगे आज भी बेटा, तो वहां पे आज भी आपको लोग मिलते हैं जो इन सारी चीजों पर बिलीव करते हैं आज के टाइम पे भी बेटा। और ये बिलीव बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, जो लोग अपने अपने हिसाब से बेटा, अपने अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपने अपने हैबिट जहाँ पे वो रहते हैं बेटा, उस हिसाब से अलग अलग चीजों पे बिलीव करते थे बेटा, इन ऑर्डर टू क्योर द डिजीज और इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज बेटा। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे आप और एक देख सकते हैं बेटा, ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन है बेटा, जो ग्रीक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता था, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिजीज यू शैल देन प्रिपेयर फॉर हिम टू ड्रिंक फिक्स milk, nurtured cyborg or figs, which have spent the night in sweet beer, strain and drink so that he will get immediately. तो ये मतलब प्रिस्क्रिप्शंस अलग अलग प्रकार की दी जाती थी, जहाँ पे बेटा कोई भी आइडिया लोगों को नहीं था रिगार्डिंग द माइक्रोब्स। बस ओनली आइडिया था बेटा, स्प्रेड्स की वजह से बीमारी हो रही है और उनको भगाना है, गॉड की वजह से बीमारी हो रही है और उनको खुश करना है। यही सब कुछ रीजन था बेटा किसका, डिजीज का। सेकंड फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, ये आज का रिसेंट का फोटोग्राफ है बेटा, जहाँ पे आप ये आपने आजकल के टाइम पे देख, गाँव में ऐसे डॉक्टर्स रहते हैं बेटा, जो गाँव में ऐसी छोटी छोटी बीमारियों को ठीक कर देते हैं विथआउट एनी मेडिकल नॉलेज और विथआउट एनी मेडिकल डिग्री। लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत क्योर कर, लेकिन उनको रीजंस नहीं पता होते हैं क्या। अगर आप उनको बोलोगे बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज हुई है, वायरस की वजह से ये डिजीज, उनको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो बेटा एनिशेट चीजों पे क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, और ये पहले से ही चलता आ रहा है। यहाँ पे आप फैंग प्रिपरेशन देखते हैं, ये चाइना के अंदर बेटा फैंग का प्रिपरेशन हो, ये आजकल भी यूज किया जाता है वहां पे, ठीक है ना। तो ये अनदर रीजन था बेटा किसको, बेटा डिजीज को मानने का, दे आर फ्रॉम द स्पिरिट्स और दे आर फ्रॉम द गॉड्स। नाउ ये सारी कहानी जो हमने अभी पढ़ी बेटा, कि मतलब स्पिरिट्स की वजह से हो रहा है, गॉड्स की वजह से हो रहा है, इविल स्पिरिट्स की वजह से, घोस्ट्स की वजह से हो रहे हैं, इस सारी कहानी को बेटा स्टॉप कर दिया, इस सारी कहानी पे बेटा फुल स्टॉप लगा दिया बेटा साइंटिस्ट ने। और साइंटिस्ट का नाम था बेटा, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है दोनों के दोनों बेटा, एक है रॉबर्ट कोच एंड दूसरा है लुईस पास्चर, ठीक है ना। रॉबर्ट कोच एंड लुईस पास्चर जो थे बेटा, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने डिस्कार्ड कर दिया बेटा किस चीज को, द यूज और द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट्स और गॉड्स इन डिजीज बेटा। मतलब लुईस पास्चर ने, ये लुईस पास्चर है बेटा, लुईस पास्चर ने एंड रॉबर्ट कोच ने क्या बोला बेटा, उन्होंने बोला डिजीज किसी गॉड की वजह से नहीं होती है, डिजीज किसी स्पिरिट की वजह से नहीं होती है, डिजीज किसी गोस्ट की वजह से नहीं होती है, डिजीज होती है बेटा बिकॉज ऑफ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिनको हम जर्म्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो याद रखना है। जर्म थ्योरी का मानना क्या है, जर्म थ्योरी दिया है लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच ने, और इसका मानना क्या है बेटा कि बीमारी किसी स्पिरिट, किसी इविल
किसी की वजह से नहीं होती है। बीमारी एक्चुअल में होती है बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म से जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम जर्म्स बोलते हैं, एंड जर्म्स आर द रीजन फॉर द कॉज ऑफ डिजीज, नॉट गॉड्स, नॉट एवल्स बेटा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। Observations made by Louis Pasteur and Robert Koch concluded that disease were caused by germs rather than evil spirits बेटा, ठीक है ना। कोच डेवलप्ड गाइडलाइंस टू आइडेंटिफाई माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज बेटा, इनको हम कोच पास्टुलेट्स बोलते हैं, जो हमने 11th के अंदर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं बेटा। कोच ने अलग अलग पास्टुलेट्स दे दिए बेटा रिगार्डिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स कि कैसे कैसे डिजीज होती है। तो इस पर्टिकुलर थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम जर्म थ्योरी बोलते हैं। याद रखना है जो एनिशियंट बिलीव्स थे बेटा, ग्रीक, इजिप्टियन या ओवरऑल एंशियंट वर्ल्ड की जो बिलीव्स थे रिगार्डिंग डिजीज, उन सारे बिलीव्स को बेटा रोक दिया, उन सारे बिलीव्स को बेटा डिस्कार्ड कर दिया। किसने? जर्म थ्योरी ने बेटा। और जर्म थ्योरी किसने दिया था? वो दिया था लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच ने, जिसका मेन मानना ये था कि बीमारी जर्म्स की वजह से होती है, ना कि किसी स्पिरिट की वजह से या ना कि किसी गॉड की वजह से बेटा, ठीक है। तो मींस देयर इज नो नीड टू सैक्रिफाइस अ ह्यूमन बीइंग टू क्योर अ डिजीज, there is no need to sacrifice an animal to cure a disease, there is no need for any kind of rituals to cure the disease, because disease is not caused by any of this. Disease is actually caused by the microorganisms which can be treated by using some kind of medicines, not by some kind of sacrifices बेटा, क्लियर है ना। तो ये उस टाइम की बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, बहुत बड़ी खोज थी, जिसको किसने किया? रॉबर्ट कोच एंड लुईस पास्चर ने किया। क्लियर है ना बच्चा? चले अब एक्सप्लेनेशन ऑफ डिजीज, ह्यूमर एंड स्पिरिट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे हमको बेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिकॉज ये एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन्ड है बेटा। अब एनिशियंट टाइम के अंदर, अच्छा रॉबर्ट, ये दो जो थे बेटा, रॉबर्ट कोच एंड लुईस पास्चर, ये तो रीसेंट साइंटिस्ट है बेटा, ठीक है ना। लेकिन इन साइंटिस्ट से पहले भी, मतलब लुईस पास्चर से पहले भी एंड रॉबर्ट कोच से पहले भी बेटा एक साइंटिस्ट था, जिस साइंटिस्ट को हिप्पोक्रेटस बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। एनिशियंट साइंटिस्ट था, इनसे बहुत पहले आया था। हिप्पोक्रेटस का मानना ये था बेटा कि बीमारी गोस्ट की वजह से नहीं होती है, इवल स्पिरिट की वजह से नहीं होती है, गॉड की वजह से नहीं होती है। मतलब इनसे भी पहले बेटा एक साइंटिस्ट आया था जिसने बोला था कि बीमारी, एनिशियंट टाइम में बेटा, जिसने बोला था बीमारी किसी गॉड, स्पिरिट या गोस्ट की वजह से नहीं होती है, बीमारी होती है बेटा बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन द ह्यूमर्स। मतलब हिप्पोक्रेटस का मानना ये था कि ह्यूमंस जो हो, एनिमल्स जो होते हैं बेटा, एनिमल्स की बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड्स पाए जाते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, जिन फ्लूइड्स को हम ह्यूमर्स बोलते हैं, HUMOUR, ठीक है ना। और उसका मानना ये था बेटा कि ये ह्यूमर्स जो होते हैं, अगर ह्यूमर्स की बॉडी में बैलेंस बिगड़ गई, टेम्परेचर की वजह से, कोल्ड की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, अगर ये बैलेंस इम्बैलेंस हो गया बेटा, मतलब हमारी बॉडी में 4 ह्यूमर्स होते हैं और चारों ह्यूमर हमारी बॉडी के लिए जरूरी है बेटा, ठीक है ना। ये हिप्पोक्रेट्स का मानना था, मतलब हमारी बॉडी में 4 तरीके के ह्यूमर पाए जाते हैं और चारों तरीके के ह्यूमर जो होते हैं वो बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, क्लियर है ना। अगर इन ह्यूमर्स के अंदर बैलेंस रहेगा तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होने वाली है, क्लियर है ना। लेकिन अगर इन ह्यूमर्स में बेटा इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, अगर इन ह्यूमर्स में इम्बैलेंस हो गया तो फिर ह्यूमर के इम्बैलेंस की वजह से क्या हो जाती है? डिजीज कॉज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं बेटा लुईस पास्चर से पहले एंड रॉबर्ट कोच से पहले बेटा साइंटिस्ट था जिसके दिमाग में ये ख्याल आया था कि गॉड वॉड की वजह से बीमारी नहीं होती है, ठीक है। हालांकि वो पूरा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट स्टिल ही उसने एक आप बोल सकते हैं एक बेटा एक क्लू दे दिया कि बीमारी इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ गॉड, बीमारी इज एक्चुअली कॉज्ड बाय सर्टेन काइंड ऑफ फ्लूइड्स, by imbalance in certain kind of fluids जो हमारी बॉडी में होते हैं, जिनको हम ह्यूमर्स बोलते हैं। 4 ह्यूमर्स होते हैं और अगर चारों में बैलेंस है तो कोई बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर बैलेंस बिगड़ गया बेटा, ठीक है, इम्बैलेंस हो गया, तब क्या हो जाती है? तब बीमारी हो जाती है, क्लियर है ना। देख लेते हैं बेटा इसको। एनिशियंट ग्रीक फिजिशियंस सच एज हिप्पोक्रेटस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत मेंशन किया है, लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे बेटा, ठीक है ना। तो एनिशियंट ग्रीक फिजिशियंस सच एज हिप्पोक्रेट्स, तो ये नाम याद रखना बेटा, आर फेमस फॉर रिजेक्टिंग स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशंस ऑफ इलनेस बेटा। तो मतलब लुईस पास्चर से पहले, रॉबर्ट कोच से पहले जो साइंटिस्ट बेटा जिसने स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन फॉर इलनेस को रिजेक्ट किया था, वो कौन था बेटा? वो हिप्पोक्रेटस था। हालांकि इसकी थ्योरी करेक्ट हाइपोथेसिस नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा इसने सबसे पहले एक क्लू दिया था कि बीमारी इनकी वजह से नहीं होती है। तो फिर कैसे होती है बेटा? सीइंग इट इन अ स्टेट एज अ नेचुरल इम्बैलेंस ऑफ 4 ह्यूमर्स। तो इसने बोला बीमारी स्पिरिट्स की वजह से नहीं होती है, बल्कि किसकी वजह से होती है बेटा? अगर नेचुरल इम्बैलेंस बिगड़ गया बेटा, अगर
बैलेंस, नेचुरल बैलेंस ऑफ 4 ह्यूमर बिगड़ गया, 4 ह्यूमर्स इम्बैलेंस हो गए बेटा, तो इनके इम्बैलेंस की वजह से क्या हो जाती, बीमार हो जाती, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेटिस बेटा ये 4 ह्यूमर जो थे ये कौन कौन से थे, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, ठीक है ना। तो ये 4 ह्यूमर्स है बेटा, इसमें से फर्स्ट ह्यूमर था ब्लड, सेकंड ह्यूमर था फेलगम, थर्ड था ब्लैक बाइल एंड फोर्थ था बेटा येलो बाइल। तो ये इसका मानना है बेटा, अभी कितना सही है कितना गलत है वो अलग बात है, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेटिस बेटा जो 4 ह्यूमर्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स बेटा, वो है ब्लड, फेलगम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। क्लियर है ना। अब देखो इधर ये डायग्राम पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम अब वापस लौटते हैं। ये देख लीजिए, तो ये 4 ह्यूमर्स है बेटा, जो जिसके बारे में किसने बात करी थी, जिसके बारे में बेटा बात करी है हिप्पोक्रेटिस ने। तो पहला जो हमारा ह्यूमर है बेटा, ठीक है ना, वो है बेटा हमारा फेलगम। ये हमारा फर्स्ट ह्यूमर है बेटा जिसको हम फेलगम बोलते हैं, ठीक है ना। फेलगम को हम बेटा फेलगेमेटिकस भी बोलते हैं, अगर इसकी वजह से कोई बीमारी हो जाए तो उसको फेलगेमेटिकस बोलते हैं बेटा। सेकंड हमारा ह्यूमर जो बेटा वो है ब्लैक बाइल, ठीक है ना, ब्लैक बाइल, और इसकी कंडीशन को हम बेटा मेलेंकोलिकस बोलते हैं। थर्ड हमारा बेटा येलो बाइल, येलो बाइल, ठीक है, इसको हम कोलेरिकस बोलते हैं। एंड फोर्थ हमारा बेटा ब्लड, जिसको हम बेटा सैंग्यूनियस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये फेलगेमेटिकस, कोलेरिस, मेलेंकोलिकस याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप रखते हैं तो वैलेंट को नहीं रख पाते तो कोई टेंशन नहीं, बस इतना याद रखना है, ब्लड, फेलगम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल बेटा अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेटिस हमारी बॉडी में 4 तरीके की क्या होते हैं, ह्यूमर्स होते हैं, और अगर इनमें बैलेंस है तो आप बीमार नहीं होंगे, लेकिन अगर इनमें इम्बैलेंस हो गया बेटा तो इम्बैलेंस की वजह से क्या हो जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। अब इम्बैलेंस किसकी वजह से हो सकती है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फेलगम जो है बेटा, फेलगम को इफेक्ट वाटर कर सकता है और विंटर कर सकता है। मतलब फेलगम का इम्बैलेंस जो होगा बेटा वो या तो वाटर के इंक्रीज डिक्रीज की वजह से होगा, या तो बेटा वो सर्दी की वजह से होता है, कोल्ड की वजह से होता है, ठीक है ना। मेलनकोलिक्स बेटा रिलेटेड है अर्थ के साथ, ब्लैक बाइल रिलेटेड है बेटा अर्थ के साथ, और इसका इम्बैलेंस बेटा ऑटम सीजन में हो सकता है। तो मतलब इनके अकॉर्डिंग विंटर में जो बीमारियां होती थी वो फेलगम के इम्बैलेंस की वजह से होती है, ऑटम में जो बीमारियां होती थी वो बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन द ब्लैक बाइल होती थी बेटा। येलो बाइल जो है बेटा ये रिलेटेड है फायर के साथ, तो याद रखना फेलगम रिलेटेड है वाटर के साथ, ब्लैक बाइल रिलेटेड है अर्थ के साथ, येलो बाइल रिलेटेड बेटा फायर के साथ, तो मतलब हॉटनेस के साथ बेटा। तो जब समर का टाइम आएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से कौन इफेक्ट हो सकता है, येलो बाइल इफेक्ट हो सकता है बेटा, समझ गया ना। ब्लड रिलेटेड ईयर के साथ, ठीक है ना, और इसका इम्बैलेंस कब हो सकता है, स्प्रिंग में हो सकता है। तो मतलब शॉर्ट में बेटा याद रखना अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेटिस जो अलग अलग सीजन में बीमारियां होती है वो होती है बेटा बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन द येलो बाइल, जो येलो बाइल जो रिलेटेड है बेटा फायर के साथ, तो मतलब समर में बीमारी हो सकती है। ब्लैक बाइल बेटा जो रिलेटेड है अर्थ के साथ बेटा, ठीक है ना, तो ऑटम में बीमारी हो सकती है। फेलगम जो रिलेटेड है वाटर के साथ बेटा, ठीक है ना, विंटर में हो सकती है। ब्लड जो रिलेटेड है एयर के साथ, स्प्रिंग में हो सकती है। तो अगर इनमें कभी भी इम्बैलेंस दिखा तो इनके इम्बैलेंस की वजह से क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है बेटा, डिजीज हो जाती है, ना कि किसी सेपरेट की वजह से। क्लियर है ना। Hippocrates described a person's health as a balance between 4 humors. These humors could be interrupted also by their 4 elements. जैसे मैंने पहले ही बोला बेटा, येलो बाय रिलेटेड है फायर के साथ और हॉटनेस के साथ बेटा, ब्लैक बाय रिलेटेड है बेटा अर्थ के साथ और ड्राइनेस के साथ बेटा, फेलगम रिलेटेड है वाटर के साथ बेटा एंड वेटनेस के साथ बेटा, एंड ब्लड रिलेटेड बेटा एयर के साथ और कोल्डनेस के साथ। डिजीज वाज कॉज्ड व्हेन दीज ह्यूमर्स वेंट आउट ऑफ बैलेंस विद ईच अदर बेटा। तो वही है, अगर इनमें बैलेंस है कोई डिजीज नहीं होगा, लेकिन अगर इनमें इम्बैलेंस हो गया तो इनके इम्बैलेंस की वजह से क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है, ठीक है ना। चलो अब देख लेते हैं बेटा यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या लिखा है। तो अगेन एंशिएंट फिजिशियन हिप्पोक्रेटस जो था बेटा, इसने पहली बार बोला कि स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन डिजीज या इलनेस का रीजन नहीं है बल्कि इम्बैलेंस ऑफ 4 ह्यूमर्स है बेटा, ठीक है ना। तो वो 4 ह्यूमर्स क्या क्या होते हैं बेटा, ब्लड याद रखना रिलेटेड टू एयर, फेलगम रिलेटेड टू वाटर, ब्लैक बाइल रिलेटेड टू अर्थ एंड येलो बाइल रिलेटेड टू बेटा फायर। क्लियर है ना। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्लड रिलेटेड है बेटा एयर के साथ, फेलगम रिलेटेड है बेटा वाटर के साथ, ब्लैक बाय रिलेटेड है बेटा अर्थ के साथ एंड येलो बाय रिलेटेड है बेटा फायर के साथ। These were in turn associated with the fundamental elements of air, water, earth and fire. तो मतलब अगर एयर में तब्दीली आ जाएगी तो ब्लड इफेक्ट होगा और ब्लड इफेक्ट की वजह से बीमारी हो जाएगी। अगर वाटर में चेंज आ गया तो बेटा वाटर की वजह से फेलगम पे इफेक्ट पड़ेगा तो बीमारी हो जाएगी।
अर्थ में चेंज आया, सॉइल में या सॉइल के अलग अलग मटेरियल्स में चेंज आया, ब्लैक बाइल होगा, बीमारी हो जाएगी। एंड सिमिलर बेटा टेम्परेचर में चेंज आया तो येलो बाइल चेंज होगा और बीमारी हो जाएगी। क्लियर है ना? A good balance between the four humors, मतलब इनमें अगर अच्छा बैलेंस है, was essential to retain a healthy body and mind, as imbalance could result in disease। अगर इनमें चार में बैलेंस है तो बॉडी हेल्दी रहेगी, माइंड हेल्दी रहेगा, कोई डिजीज नहीं होगा। लेकिन अगर इनमें इम्बैलेंस हुआ तो फिर क्या हो जाती है? फिर डिजीज हो जाती है। अब ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो है बेटा, इसको डिस्कार्ड कर दिया साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट का नाम है बेटा विलियम हार्वे। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज एनसीईआरटी में अच्छे से ये मेंशन कर दिया गया है, तो ये आप एक नीट के लिए याद रखिए। तो विलियम हार्वे ने जब बेटा ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बेटा, गुड ह्यूमर थ्योरी जो थी बेटा, ये क्या हो गई? ये डिस्कार्ड हो गई। लोगों ने इस पे बिलीव करना बंद कर दिया बिकॉज विलियम हार्वे का मानना ये था, बॉडी के अंदर एक ही फ्लूइड बेटा मूव करता है थ्रू आउट द बॉडी, वो खाली ब्लड होता है, वो ये चार नहीं होते बेटा, ओनली ब्लड होता है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ और डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे, लोगों ने या उस टाइम पे साइंटिफिक कम्युनिटी ने बेटा गुड ह्यूमर थ्योरी को क्या कर दिया बेटा? डिस्कार्ड कर दिया। ये एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है, गुड ह्यूमर थ्योरी क्यों डिस्कार्ड हुई? याद रखना, बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। क्लियर है ना? In later years, biology stated that mind influences through neural system and endocrine system, our immune system, and that our immune system maintains our health. Hence, mind and mental state can affect our health. तो जब टाइम आगे बीत गया बेटा, नई नई डिस्कवरीज होने लगी और फिर लोगों को पता चला बेटा कि हमारी बॉडी में जो डिजीज होती है बेटा, ठीक है, उस डिजीज को होने के लिए बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब हार्मोन्स में चेंज आएगा बेटा, हार्मोनल चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली डिजीज होगा। और पता चला हमको बेटा हमारी बॉडी में एक अलग से सिस्टम है जो बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं बेटा। और यही वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को हेल्थ को क्या करता है? मेंटेन करता है बेटा। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एवरी पार्ट हेल्दी होना चाहिए। और जब आपका माइंड हेल्दी होगा, जब आप फिजिकली हेल्दी होंगे, तो आपकी बॉडी में ओवरऑल हेल्थ भी देखने को मिलेगी बेटा। क्लियर है ना? चलिए, तो ये हमने देख लिया बेटा, फोर ह्यूमर्स आपने याद रख लिए और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद भी रखिए। क्लियर है? अब आते हैं बेटा किसकी तरफ? हिप्पोक्रेटिक ओथ की तरफ। इंशाल्लाह जब आप डॉक्टर बनेंगे, मैं प्रे करूंगा जितने भी ये बच्चे देख रहे हैं तो आप सब डॉक्टर बने। तो डॉक्टर बनने के बाद बेटा जब आप फिनिश करेंगे, स्टडी फिनिश करेंगे, फिर आपसे बेटा एक वचन लिया जाता है, एक ओथ लिया जाता है, जिसको हम हिप्पोक्रेटिक ओथ बोलते हैं। अभी हिप्पोक्रेटिक ओथ क्यों लिया जाता है बेटा? ये इसलिए लिया जाता है बिकॉज हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन मानते हैं बेटा, ठीक है। हिप्पोक्रेटस इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। और जब इसने बेटा स्टार्टिंग में मेडिसिन के ऊपर काम किया तो बहुत सारे लोगों ने मेडिसिन सीखा, उन्होंने लोगों को ट्रीट करना शुरू कर दिया। अब जब भी कोई बीमार होता था, जब भी वो कोई ट्रीटमेंट करते थे, तो ट्रीटमेंट से पहले बेटा वो क्या करते थे, मतलब पुराने जो हिप्पोक्रेटस के टाइम के जो डॉक्टर्स या फिजिशियंस जो थे, जैसे वो बेटा ट्रीट करते थे किसी भी पेशेंट को, तो ट्रीटमेंट से पहले बेटा वो क्या करते थे, एक भगवान को पूजते थे, एक गॉड को पूजते थे, ग्रीक गॉड को पूजते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एस्किलिपियस बोलते हैं। एस्किलिपियस इज अ ग्रीक गॉड बेटा, ये याद रखना। एस्किलिपियोस बेटा एक ग्रीक गॉड है, जिसको कौन प्रे करते थे बेटा? ग्रीक फिजिशियंस प्रे करते थे बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ सर्जरी और बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और बिफोर प्रिस्क्राइबिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना। अब क्यों इसको प्रे करते थे? बिकॉज एस्किलिपियस को हम क्या मानते हैं? गॉड ऑफ हीलिंग मानते हैं बेटा, ये याद रख लेना। एस्किलिपियस को हम गॉड ऑफ हीलिंग मानते हैं। तो जो पुराने लोग थे, ग्रीक फिजिशियंस थे बेटा, जब भी वो कोई प्रिस्क्रिप्शन, कोई मेडिसिन प्रोवाइड करते थे, दे फर्स्ट यूज इट टू प्रे टू दिस गॉड, जिस गॉड को हम एस्किलिपियस और गॉड ऑफ हीलिंग बोलते हैं। क्लियर है ना? अब इसी प्रैक्टिस की वजह से, जो ये प्रैक्टिस था उन लोगों का बेटा, इसी प्रैक्टिस की वजह से बाद में क्या हुआ, एक ओथ डेवलप कर दिया गया बेटा कि जब भी कोई डॉक्टर बनेगा उसको पहले ये ओथ लेना पड़ेगा। It is a mark of I can say it is a mark of praying to the Asclepius bed, ठीक है ना। जब भी आप डॉक्टर फिनिशिंग करेंगे तो एक तरीके से आप बेटा एस्किलेपियस को प्रे करते हैं कि हम वचन लेते हैं, हम ये करेंगे डैश एंड डैश। तो उस ओथ को बेटा हम क्या बोलते हैं? इसी वजह से उसको हम हिप्पोक्रेटिक ओथ बोलते हैं। तो आई प्रे टू गॉड बेटा, आप में से हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है, आप हिप्पोक्रेटिक ओथ ले, और हिप्पोक्रेटिक ओथ लेके बेटा आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बने और अपनी सोसाइटी को सर्व करे, अपने फैमिली को सर्व करे, अपने नेबरहुड को सर्व करे, और प्रूव करे कि हाँ दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन जो आपने चूज किया, जिसके लिए आपने बेटा 4 साल, 3 साल, 2 साल मेहनत करी, ठीक है ना।
तो आज से ही याद कर लो, बिकॉज अगर आपको पता है बेटा अगले साल डॉक्टर बन, तो आज से ही बेटा आप हिपोक्रेटिक ओथ याद करना शुरू कर दीजिए। तो हिपोक्रेटिक ओथ क्या है बेटा? स्वीयर बाय अपोलो द फिजिशियन। अच्छा, एस्किलिपियस बेटा सन ऑफ अपोलो था, आपने अपोलो का नाम सुना होगा। अपोलो इज अ वेरी पावरफुल ग्रीक गॉड गॉड बेटा, उसका बेटा जो था एस्किलिपियस था। और एस्किलिपियस ने ही पहली बार बेटा मेडिसिन, मतलब मेडिसिनल नॉलेज ऑब्टेन करी अपनी फादर से, और इसीलिए बेटा इसको प्रे किया जाता है, बिकॉज दिस इज द गॉड ऑफ मेडिसिन और गॉड ऑफ हीलिंग बेटा। सो सिवियर बाय अपोलो द फिजिशियन एंड एस्किलिपियस एंड हाइगिया and Panacea, invoking all gods and goddesses to be my witness that I will fulfill this oath and this written covenant to be the best of my powers and of my judgment. I will look upon him who shall have taught me this art, even as one mine own parents. I will share with my substance and supply his necessities if he is in need. I will regard his offspring even as my own burden and will teach them this art if they desire to learn it without fee or covenant. I will impart it by precept, by lecture, and by all other manners of teaching, not only to my own sons. ये आप पढ़ सकते हैं बेटा। तो ये प्रीवियस वाला हिपोक्रेटिक ऑथ है, जो मतलब बहुत पुराना वाला है, लेकिन आजकल के टाइम पे बेटा ये वाला आपको याद रखना पड़ता है, हिपोक्रेटिक ऑथ। I swear to fulfill to the best of my ability and judgment this covenant. I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in whose steps I will walk, and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow. I will apply for the benefit of the sick all measures which are required, avoiding those twin traps of over treatment and therapeutic nihilism बेटा, ठीक है ना। तो दिस इज द हिपोक्रेटिक ऑथ जो आपको बेटा एज डॉक्टर लेना पड़ता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये हिपोक्रेटिक ऑथ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, ये कैसे जनरेट हो गया, क्लियर है ना। और यहाँ पे एक छोटा सा फोटोग्राफ भी लगा है, तो ये किसका फोटोग्राफ? ये हिपोक्रेटिस का फोटोग्राफ है बेटा, जो यहाँ पे लगा हुआ है, क्लियर है ना। तो इंशाल्लाह आप सब डॉक्टर बनेंगे, एंड आई विल प्रे वन डे यू विल speak this oath in front of hundreds of students, and you will come out of the medical college as a successful doctor inshallah बेटा, ठीक है ना। और जिस दिन आप ये हिपोक्रेटिक ऑथ लेंगे उस दिन प्लीज मेरे को भूल मत जाना, उस दिन मेरे को बता देना। चले, द हिपोक्रेटिक ऑथ इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ मेडिसिन, बिगिन विद द प्ली टू द गॉड्स एंड मेनी हीलर्स ओनली प्रिस्क्राइब मेडिसिन आफ्टर इनवोकिंग एस्किलिपियस गॉड ऑफ हीलिंग। तो जो मैंने आपको बेटा ऑथ भी बता दिया, जो आप पढ़ सकते हैं, क्लियर है ना। चले, सो दिस इज द गॉड ऑफ हीलिंग बेटा, जो यहाँ पे फोटोग्राफ लगा हुआ है साइड में, ये एस्किलिपियस है बेटा, ये गॉड ऑफ हीलिंग है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, इसके हाथ में बेटा एक आपको लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दे रहा है सेंटर में, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ बेटा? एक स्नेक लगा हुआ है, ये इसके ऊपर एक बेटा स्नेक लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये गॉड है बेटा, जिसको हम एस्किलिपियस बोलते हैं। सो ये जो साइन है बेटा, ये लकड़ी का साइन है, प्लस इसके ऊपर जो स्नेक है बेटा, स्नेक क्या है बेटा? ये माना जाता है कि जब एस्किलिपियस किसी को क्योर करने जाता था बेटा, ये इन द फॉर्म स्नेक जाता था, मतलब ये अपनी बॉडी को शेप चेंज करके स्नेक में तब्दील होता था। तो इसलिए यहाँ पे स्नेक दिखाई दिया गया बेटा इस स्टैट्यू के अंदर। तो ये जो साइन है बेटा, दिस थिंग प्लस स्नेक ओवर इट बेटा, इसी को हम आजकल यूज करते हैं एज अ सिंबल फॉर डॉक्टर्स बेटा, ठीक है ना। तो ये जो सिंबल है बेटा यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, या ये जो सिंबल आजकल आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना, इसी सिंबल को हम यूज करते हैं एज डॉक्टर, एज द सिंबल फॉर डॉक्टर्स। और क्यों यूज करते हैं बेटा? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द एस्किलिपियस बेटा। तो अगर आपके फैमिली में कोई डॉक्टर अभी तक था, और अगर आपको ये पता नहीं था ये सिंबल क्यों लाया जाता है बेटा ऑन द फॉर द डॉक्टर, सो द रीजन आज आपको पता चला, बिकॉज ये सिंबल रिलेटेड है बेटा टू द गॉड एस्किलिपियस, तो इसलिए दिस इज द सिंबल फॉर डॉक्टर्स, ठीक है ना। और ये याद रखना बेटा, ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो इस सिंबल को हम बेटा बोलते हैं कैडेसियस, ठीक है ना। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कैडेसियस बोलते हैं। तो जो डॉक्टर्स की गाड़ी वाड़ी पे या कहीं पे क्लिनिक पे लगा रहता है ये सिंबल, इंशाल्लाह ये सिंबल आपकी गाड़ी पे भी लगेगा बेटा इन द फ्यूचर, इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है ना। और ये सिंबल जो है बेटा, इस सिंबल को हम कैडेसियस बोलते हैं। ये कैडेसियस किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ये रिप्रेजेंट करता है ग्रीक गॉड एस्किलिपियस को बेटा, क्लियर है ना। चलिए, नून एस्किलिपियस गॉड ऑफ हीलिंग, नून एज द हीलर ऑफ इलनेस, symbolized by the snake and believed to take the form of a snake. Rod of Asclepius entangled with a single serpent on a branch, depicted as kindly bearded man holding a serpent entangled staff, usually seen steadying or sting with his staff बेटा। तो ये बस आपको याद नहीं रखना है, बस फिर भी थोड़ा बहुत कॉमन चीजें है बेटा जो आपको याद होनी चाहिए बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन 1962 जो हमने अभी पढ़ा बेटा, इन 1962 English physician William Harvey announced a revolutionary theory stating that blood circulates repeatedly throughout the body. Harvey's circulation theory was received with great deal of controversies among his colleagues. Many opposed the circulation theory because of their belief on ancient theories. तो हार्वे ने बेटा जब थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन दिया बेटा, जिसकी वजह से डिस्कार्ड हुआ बेटा ह्यूमर थ्योरी जो हिपोक्रेटिस ने दी थी बेटा, ठीक है ना। हिपोक्रेटिस को फादर ऑफ मेडिसिन माना जाता था, बहुत सारे लोग उसके फॉलोवर्स थे बेटा, तो उन्होंने इसकी बात को नहीं माना, वो उसको बेटा अपोज हो गए बेटा इसकी बात को, ठीक है ना। हालांकि ये बच गया बेटा, इसको मार नहीं दिया गया। हालांकि पुराने जमाने में ऐसा करते थे बेटा, अगर आप रिलीजन के अगेंस्ट जाते थे, किसी बड़े के अगेंस्ट जाते तो आपको बेटा मार भी दिया, लेकिन ये बच गया। बट स्टिल बेटा इसकी थ्योरी को बहुत सालों तक किसी ने माना नहीं, लेकिन बाद में लोगों को पता चला बेटा कि ये सही था, हिपोक्रेट्स क्या था वो गलत था। चले अब हम आते हैं बेटा हेल्थ किस चीज को बोलते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले, जैसे हम कभी बीमार, हम बोलते हैं अरे मेरा हेल्थ आज ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ 3-4 दिन से खराब चल रही है, या हमारी फैमिली में डैश बंदे का हेल्थ ठीक नहीं है। तो वो हेल्थ एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेटा, ठीक है ना, हेल्थ को हम खाली एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं बोल सकते। मतलब अगर आपकी बीमारी में डिजीज नहीं है, अगर आप बीमार नहीं है, दैट डजंट मीन आप हेल्दी है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। हेल्थ का हेल्दी होने का मतलब खाली ये नहीं होता है कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, आप बीमार नहीं है, आपको कोई बेटा पर्टिकुलर तरीके का डिसऑर्डर नहीं है तो आप हेल्दी है, नहीं। हेल्थ का मतलब खाली एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं होता है। तो WHO के अकॉर्डिंग बेटा हेल्थ किस चीज को बोलते हैं, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ का मतलब होता है बेटा कि आप फिजिकली भी फिट होने चाहिए, आप मेंटली भी फिजिकली, मतलब आपकी बॉडी में कोई फिजिकल डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपके ऑर्गन्स, आपकी बोन्स, आपका स्किन, आपका हेयर, आपकी आईज, आपकी पावर ऑफ स्मेल, आपका पावर टू स्पीक, आपका पावर टू टच, मतलब एवरीथिंग जो फिजिकल में आता है वो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। प्लस अगर वो सब कुछ परफेक्ट है, आप एक खतरनाक बॉडी बिल्डर बन गए, आपके मसल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है बेटा, ठीक है ना, आप छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो मतलब दैट मीन्स आप फिजिकली तो हेल्दी है, लेकिन आपके मेंटल प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं बेटा, मतलब आप लोगों से दूर भाग रहे हैं बेटा, आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं बेटा, आप फैमिली के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप बस खुद ही पढ़े जा रहे हैं, दिन रात पढ़े जा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, फ्रेंड्स से बात नहीं कर रहे हैं, फैमिली से बात नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका सोशल प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है ना। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल वही होता है जो फिजिकली भी फिट हो, जो मेंटली भी फिट हो बेटा, वो अपने एंगर को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी सैडनेस को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। प्लस वो सोशल हो बेटा, सोशल मतलब वो फैमिली से बात करे, फ्रेंड से बात करे, अपने नेबर से बेटा अच्छे से बात करे, उनसे रिलेट करे बेटा, तो वो एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है। तो अगर आप इन 3 चीजों में बेटा कहीं पे लैग कर रहे हैं, आप फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली प्रॉब्लम है, सोशली प्रॉब्लम है, तो दैट मीन्स आप एक हेल्दी इंडिविजुअल नहीं होते। तो अगर एक इंडिविजुअल है उसमें कोई भी बीमारी नहीं है लेकिन गुस्सा आता है उसको, कोई भी बीमारी नहीं है लेकिन उसका कोई दोस्त ही नहीं है बेटा, ठीक है ना, कोई भी बीमारी नहीं है बेटा लेकिन उसका हेयर फॉल हो रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो मीन्स वो एक हेल्दी इंडिविजुअल नहीं है बेटा, वो एक अनहेल्दी इंडिविजुअल है। तो एक हेल्दी इंडिविजुअल होने के लिए आपका फिजिकल फिटनेस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मेंटल भी है और उतना ही सोशल भी है बेटा, क्लियर है ना। Recently, a fourth dimension, that is spiritual health, has also been suggested. Recently, बेटा WHO ने क्या बोला? WHO has defined, recently WHO has defined health as a complete physical, mental, spiritual and social well-being बेटा। तो spiritual भी अभी ऐड कर दिया गया recently, जो health के अंदर बेटा ऐड कर दिया गया। Healthcare exists to help people to maintain this optimal state of health. तो हमारे आसपास बेटा, हमारे शहर में, हमारे गांव में जो ये हॉस्पिटल्स है, जो ये हेल्थ केयर क्लिनिक्स है, ये क्यों है? ये इसीलिए बेटा बिकॉज ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं बेटा किसको, ऑप्टिमल स्टेट ऑफ हेल्थ को। मतलब ये आपको हेल्प करेंगे फिजिकली फिट रहने में, ये आपको हेल्प करेंगे मेंटली फिट रहने में, ये आपको हेल्प करेंगे सोशली फिट रहने में बेटा, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हेल्थ केयर क्लिनिक्स और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इट रेफर्स हेल्थ रेफर्स नॉट ओनली टू एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ का मतलब खाली डिजीज का नहीं होना होता, मतलब खाली एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं होता, बट अगर आप बीमार हो गए हैं, आप कितना जल्दी बाउंस बैक कर रहे हैं, आपकी बॉडी कितना जल्दी रिकवर कर रही है, वो भी आपकी हेल्थ को मेंटेन मतलब रिप्रेजेंट करता है। मान लो 2 इंडिविजुअल से दोनों को फीवर हुआ है, एक विद इन 1 डे रिकवर कर गया, एक को 3 दिन रिकवर करने में लग गए, दैट मीन्स बेटा दोनों हेल्दी है, लेकिन पावर ऑफ हेल्दीनेस जो है बेटा वो फर्स्ट में ज्यादा है एंड सेकंड में कम है बेटा, क्लियर है ना। चलिए, मोस्ट रिसेंटली रिसर्चर्स हैव डिफाइंड हेल्थ एज द एबिलिटी ऑफ बॉडी
टू अडेप्ट टू न्यू थ्रेट्स एंड इन्फॉर्मिटीज बेटा। तो रिसेंटली हमको ये भी पता चला है हेल्थ जो है बेटा, हेल्थ बॉडी की एबिलिटी है टू अडेप्ट न्यू थ्रेट्स। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है बेटा इंडिया के अंदर, अब बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस हुआ, लेकिन उन्हीं की नेबरिंग में बेटा कुछ लोगों को नहीं हुआ। जिनको नहीं हुआ बेटा, दैट मीन्स उनकी बॉडी ने अपने आप को क्या किया, अडेप्ट किया टू फाइट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर वायरस। समझ आ रहा है ना? कोई बीमारी आसपास के इलाके में है, बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए, लेकिन आप इफेक्ट नहीं हुए, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे आपकी बॉडी बेटा उस लेवल पे हेल्दी है, उस लेवल पे स्ट्रांग है, दैट इट कैन स्टॉप दिस पर्टिकुलर वायरस फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड आवर बॉडी, और इट कैन स्टॉप दिस पर्टिकुलर माइक्रो फ्रॉम ग्रोइंग इनसाइड योर बॉडी। तो आपकी बॉडी कितनी पावरफुल है टू अडेप्ट टू द न्यू थ्रेट्स एंड न्यू इन्फॉर्मिटीज बेटा, वो कितना पावरफुल तरीके से उसके अगेंस्ट लड़ सकती है, वो कितना पावरफुल तरीके से आपकी बॉडी को डिफेंड कर सकती है, वो भी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा, वो भी आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? अब फैक्टर्स फॉर गुड हेल्थ क्या क्या होते हैं बेटा? जैसे आपकी जेनेटिक्स कैसी है, मतलब आपके जीन्स बेटर है कि नहीं, आपके जीन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, आपकी बॉडी में कोई म्यूटेशन तो नहीं है, तो वो आपकी बेटा हेल्थ को रिप्रेजेंट करेगा। आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है कि अनपोल्यूटेड है, हेल्दी एनवायरनमेंट है कि अनहेल्दी एनवायरनमेंट है, ठीक है ना? वाटर की कंडीशन कैसी है, एयर की कंडीशन कैसी है, डैश एंड डैश बेटा, वो भी आपकी गुड हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? अगर आपकी जेनेटिक्स अच्छी है तो आप हेल्दी है, अगर आप एक क्लीन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो आप हेल्दी है बेटा। ठीक है? आपकी रिलेशनशिप्स कैसी है बेटा, मतलब आप किन लोगों के साथ उठते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, क्या वो लोग हेल्दी है, क्या वो लोग अनहेल्दी है, क्या उनमें से किसी, जैसे अभी कोरोना का बात चल रहा है, कोरोना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फैल रहा है बेटा, तो अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, दैट मीन्स आपकी बॉडी पे भी इन्फेक्शन होगा। ठीक है? अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं बेटा, दैट मीन्स आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। एजुकेशन, आपको कितना एजुकेशन है किस बीमारी के बारे में। ठीक है ना? जैसे आप अभी देखते हैं, अभी मोबाइल पे कॉल लगाओ किसी को तो वहां पे भी ऐड चलता है, टीवी पे ऐड चलता है रिगार्डिंग द कोरोना वायरस बेटा। तो वो एड्स क्यों चलते हैं, वो आपको क्यों बताता है बेटा डिस्टेंस मेंटेन करना है, नफरत बीमारी से करनी है लेकिन बीमार से नहीं करनी, ये सब कुछ क्यों होता है? बिकॉज लोगों को बेटा एजुकेट किया जाए कि बीमारी का रीजन क्या है, बीमारी किस वजह से फैल रही है, आप बीमारी से कैसे बच सकते हैं। तो हर एक बीमारी के बारे में बेटा आपको एजुकेशन होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए बेटा। प्लस आपका डाइट कैसा है बेटा। ठीक है? आप कितना हेल्दी डाइट खा रहे हैं, आप एक बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, क्या आप खाली चावल ही खाए जा रहे हैं, क्या आप खाली रोटी खाए जा रहे हैं, क्या आप खाली ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाए जा रहे हैं, क्या आप खाली चिकन ही खाए जा रहे हैं, वो आपकी बॉडी को हेल्दी नहीं बनाएगा बेटा। आपका डाइट बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो, जो आपकी बॉडी को क्या कर सकता है, और ज्यादा हेल्दी बना सकता है। एक्सरसाइज स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज बेटा। ठीक है? एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी बॉडी के लिए। स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज, एक्सरसाइज अलग है एंड मतलब आपको एक्सरसाइज करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज मतलब पर आफ्टर एवरी 3 मंथ बेटा आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, आपको लीवर का टेस्ट कराना चाहिए, आपको यूरिन का टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है? डैश एंड डैश आपको हार्ट का ईसीजी कराना चाहिए बेटा, जिसकी वजह से आप बेटा एक मेंटेन लेवल कर सकते हैं कि हाँ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कोई डिफेक्ट तो नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा, जिसको हम स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज बोलते हैं। एंड फाइनली कोपिंग स्ट्रेटजीज, अगर आप बीमार हो गए हैं, अब उस बीमारी से बाहर कैसे आना है, उस बीमारी से खुद को प्रिवेंट कैसे करना है, उस बीमारी से आपके जो आसपास लोग हैं क्या वो इफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, अगर हो रहे हैं तो उनको कैसे बचाना है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज बोलते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड फैक्टर्स फॉर गुड हेल्थ। Now, our health can be affected by infections, genetic disorders and lifestyle. हमारी हेल्थ जो है बेटा वो इफेक्ट हो सकती है इन्फेक्शन से, जैसे आप जानते ही है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अगर जीन्स में कोई इफेक्ट है बेटा तो उनकी वजह से हेल्थ इफेक्ट होता है। प्लस आपका लाइफस्टाइल कैसा, आप कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे आप बेटा किस तरीके का बेटा आपका फूड हैबिट है, किस तरीके की बेटा आपकी रूटीन है, एक्सरसाइज रूटीन है, वो आपकी लाइफस्टाइल रिप्रेजेंट करती है, तो वो भी आपकी हेल्थ को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे एपिडेमोलॉजी पे बेटा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एपिडेमोलॉजी क्या है बेटा? ये एक ऐसा ब्रांच है मेडिकल साइंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज को क्या करता है, ह्यूमन पॉपुलेशन में बेटा स्टडी करता है। ठीक है ना? और ये स्टडी जो होती है बेटा, ये मोस्ट कॉमनली स्टैटिस्टिक्स बेसिस पे होती है, मतलब नंबर्स के बेसिस पे होती है बेटा। ठीक है ना? इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चीपली बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स बेटा। क्लियर है? ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज बेटा। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है इंडिया पूरे वर्ल्ड में, आपको देखने को मिलेगा एवरीडे नंबर आते हैं बेटा,
अभी नंबर वर्ल्ड में इतना पहुंचा, इंडिया में इतना पहुंचा, बाकी कंट्रीज में, तो वो जो नंबर्स का स्टडी होता है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एपिडेमोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अभी बीमारी किस वजह से हुई, तो हमको पता चला बेटा वायरस की वजह से हुई है बेटा। तो जब हमने बेटा उस वायरस को खोजा, उसके बारे में स्टडी करी, उसको हम ईटियोलॉजी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अगर आपको बीमारी से डर लगता है या बीमार लोगों से डर लगता है, आप उनसे दूर भागते हैं बेटा। आपके सामने कोई खांसेगा तो आप दूर भागेंगे, आपके सामने कोई छींकेगा तो आप दूर भागेंगे। तो वो जो बीमारी का डर होता है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पैथोफोबिया बोलते हैं। तो तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है। एपिडेमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, etiology cause of disease, and third pathophobia is the fear of disease बेटा, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ जरूरी क्यों है बेटा, हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है ये मेरे को बताने की वैसे जरूरत भी नहीं है। फर्स्ट, हेल्दी पीपल आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। हेल्दी पीपल बेटा काम के लिए बेटा क्या होते हैं, मोर एफिशिएंट। अगर आप बीमार है तो आपको काम में मन नहीं लगेगा। अगर आपको मेंटल डिप्रेशन है, सोशल प्रॉब्लम है, फिजिकल अनहेल्दीनेस है, तो आपको काम में भी ज्यादा मन नहीं लगेगा। दैट मींस आप लेस एफिशिएंट एट वर्क होंगे। तो हेल्दी रहना जरूरी इसलिए है बिकॉज इट विल हेल्प यू टू गिव एफिशिएंट वर्क बेटा, ठीक है ना। अगर आप दिन भर पढ़े जा रहे हैं, दिन रात पढ़े जा रहे हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं बेटा, दैट मीन इट इज गोइंग टू इफेक्ट यू एट सम पॉइंट बेटा। हो सकता है वो एग्जाम के एक दिन पहले हो, ड्यूरिंग एग्जाम हो, ठीक है ना। तो इसलिए अपनी हेल्थ का पढ़ाई के साथ साथ हमेशा क्या करना चाहिए, प्रॉपर केयर करना चाहिए। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। सिंपल सी बात है, अगर एक कंट्री के लोग हेल्दी है, ठीक है ना, उनमें कोई बीमारी नहीं है, वो बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, तो दैट मींस बेटा ऑटोमेटिकली उस कंट्री की प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगी और इकोनॉमी भी बेटा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इट इंक्रीजेस लॉन्जिटिविटी ऑफ पीपल बेटा। अगर आप हेल्दी है तो आपका एज बढ़ेगा बेटा, ठीक है ना, आपकी लाइफ स्पैन बढ़ेगी। अगर आप अनहेल्दी है, आपकी लाइफ स्पैन डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप हेल्दी है तो दैट मीन्स बेटा आपका एज क्या हो सकता है, आपका नॉर्मल जो नेचुरल एज है बेटा वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। तो अगर बच्चा हेल्दी है तो उसकी डेथ नहीं हो सकती, अगर मदर हेल्दी है उसकी डेथ नहीं हो सकती। इट इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन ऑफ अ इंडिविजुअल, ऑफ अ मदर, इफ दे आर हेल्दी। इफ दे आर अनहेल्दी तो ऑटोमेटिकली बेटा उनकी डेथ जल्दी हो जाएगी। मदर अनहेल्दी है उसकी डेथ हो जाएगी, इनफेक्ट अनहेल्दी है उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों हेल्दी है ऑटोमेटिकली उनका लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Balanced diet, personal hygiene, and regular exercise are very important to maintain good health. Yoga has been practiced since time immemorial to achieve physical and mental health. तो yoga is the best practice जहाँ से आप बेटा अपनी physical and mental health को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, कैसे आप एक हेल्दी पर्सन बन सकते हैं। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस। आपको डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, डिजीज के इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, वो आपकी बॉडी को किस किस ऑर्गन को कैसे इफेक्ट कर सकती है बेटा। अगर आपको डिजीज के बारे में पता है कैसे होती है, तो ऑटोमेटिकली बेटा आप उसको होने नहीं देंगे, या जिस कारण वो हो रही है बेटा आप उन कारणों से दूर रहेंगे। वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज बेटा, जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उनके अगेंस्ट हम वैक्सीन यूज करते हैं बेटा, जिसकी वजह से गुड हेल्थ मेंटेन रहेगी। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बेटा, जो वेस्ट होते हैं जो एज एक्ट कर सकते हैं एज रीजंस फॉर द स्प्रेड ऑफ डिजीज बेटा, अगर हम उनको प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे बेटा, कुछ ऐसी जगहों पर डिस्पोज करेंगे जहाँ पे ज्यादा ह्यूमंस का आना जाना नहीं होगा बेटा, तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, गुड हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं बेटा। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स बेटा, जैसे मलेरिया का वेक्टर बेटा एनोफ्लीज मॉस्किटो है बेटा, ठीक है। जैसे हमने बहुत सारे वेक्टर, सैंड फ्लाई पढ़ा है, एनोफ्लीज पढ़ा है, बर्ड बग पढ़ा है, काइमेक्स पढ़ा है। अगर हम इन वेक्टर्स को किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली डिजीज का स्प्रेड भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। एंड फाइनली हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्स। आपका वाटर प्योर होना चाहिए, आपका फूड हाइजीनिक होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी गुड हेल्थ मेंटेन रह सकती है बेटा। चलिए अब टाइप्स ऑफ हेल्थ पे आते हैं बेटा, हेल्थ के क्या टाइप्स है। तो फर्स्ट है फिजिकल हेल्थ बेटा। फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है। अगर बॉडी आपकी फिजिकली फिट है, अगर आपकी बॉडी फंक्शंस पीक परफॉर्मेंस कर रही है, मतलब बेटर परफॉर्म कर रही है बेटा, ठीक है ना, तो ऐसी पर्टिकुलर हेल्थ बेटा जहाँ पे आपकी बॉडी फंक्शंस पीक परफॉर्मेंस दे रही है बेटा, आपकी बॉडी के फिजिकल ऑर्गन्स में कोई डिजीज नहीं है बेटा, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, एडिक्वेट रेस्ट ले रहे हैं, रेस्ट लेना भी बड़ा जरूरी होता है बेटा, ठीक है ना। तो ऐसी पर्टिकुलर हेल्थ को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल हेल्थ बोलते हैं। In a person who experiences physical health, bodily functions are working at peak performance due to not only lack of disease but also regular exercise, balanced nutrition, and adequate rest. Physical well-being involves pursuing a healthful lifestyle to decrease the risk of disease बेटा, ठीक है ना।
अब फिजिकल हेल्थ के बाद दूसरा मेंटल हेल्थ होता है। अब मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है, ये रेफर करता है पर्सन के इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग पे। अब इमोशनली कितने स्ट्रांग है, आप सोशली लोगों से कैसे लिंक कर पा रहे हैं, एंड आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है बेटा, ठीक है। तो अगर आप वो सब बेटर है तो दैट मीन्स आप मेंटली फिट है बेटा। मेंटल हेल्थ इज एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ टू फुल एक्टिव लाइफस्टाइल बेटा, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ का होना उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल हेल्थ का होना भी जरूरी है बेटा। तो इंसान मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए एंड फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए। मेंटल हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी or other disorder, it also depends on the ability to enjoy life, bounce back after difficult experiences and feel safe and secure बेटा, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जहाँ पे हमने बेटा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करी, हमने कुछ हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज की बात करी, उनके डिस्कार्ड के रीजंस के बारे में बात करी, और प्लस हमने देखा हेल्थ का मतलब क्या है, कैसे हम हेल्दी बन सकते हैं, क्या क्या रीजन है बेटा हेल्दी रहने के लिए, एंड हेल्थ के क्या क्या टाइप्स है। और इन द नेक्स्ट क्लास बेटा वी विल बी स्टार्टिंग विद डिजीज, डिजीज क्या होती है, डिजीज के क्या टाइप्स है, और फिर हम पहुंचेंगे बेटा ह्यूमंस के अंदर किस प्रकार की डिजीज होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड इंशाल्लाह वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास विद द डिजीज। टिल देन बेटा कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग हार्ड, और मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए और अच्छा रिजल्ट देते रहिए इंशाल्लाह। बट आई विल सी यू सून एज अ डॉक्टर इन दिस पर्टिकुलर ईयर इंशाल्लाह। तो तब तक बेटा मेहनत करते रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। खुदा हाफिज।